Hey everybody, welcome to विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। मैं हूं गीता जो आप सभी को विज्ञान पाठशाला चैनल में क्लास 8 और क्लास 9 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाती हूं। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 3 जो है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस उसे कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 पार्ट अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में। आज के इस पार्ट में मतलब पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। तो आज का डिस्कशन क्विकली स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से अगर आप टिल द एंड तक देखेंगे तो आपका तीन क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कौन सा 3 क्वेश्चन? फर्स्ट इज हाउ टू कंजर्व मिनरल्स, कैसे हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज पावर रिसोर्सेस, पावर रिसोर्सेस क्या है। थर्ड इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेस, कितने प्रकार के पावर रिसोर्सेस अवेलेबल है हमारे अर्थ सरफेस में। ओके तो हमारा डिस्कशन का पहला मुद्दा है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स, डेफिनेशन ये सारा हमने पिछले वीडियोस में कवर कर दिया है। तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए या फिर आपको ये सारा वीडियो का लिंक हमारे आई बटन में भी मिल जाएगा। आज हम मिनरल्स का सिर्फ कंजर्वेशन को देखेंगे, उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे पावर रिसोर्सेज के ऊपर जो हमारा इस चैप्टर का सेकेंड मुद्दा है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मिनरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल मतलब ये भी पहले मैंने डिस्कस किया है, फिर से बताती हूँ। मतलब जो रिसोर्सेस खत्म हो जाने के बाद हम उसे इजीली वापस से गेन नहीं कर पाएंगे। उसे पाने के लिए हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर वेट करना पड़ेगा। ऐसा क्या क्या मिनरल्स होता है? आयरन ओर, बॉक्साइट, ये सब कुछ। मतलब हमने अभी तक जितना भी मिनरल्स पढ़ा है सब कुछ नॉन रिन्यूएबल है। मतलब एक बार वो जब खत्म हो जाएगा तो उसे पाने के लिए हमें वापस से थाउजेंड्स ऑफ ईयर वेट करना पड़ेगा। और उसी के साथ ध्यान में रखिएगा कि इसका कोई गारंटी भी नहीं है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब इसको समझते हैं। It takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. इसको बनने के लिए और जमा होने के लिए thousands of year लगता है। The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. ये सारा जो मिनरल्स है जो नॉन रिन्यूएबल है, ये इसका थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट बनने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसको यूज करने में या फिर कंज्यूम करने में ह्यूमंस ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, एक तो वो बनने में ह्यूज टाइम लगा रहा है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगा रहा है, और हम इंसान वो सबको यूज करने में कुछ ही साल लगा रहे हैं। तो कितना गैप आ रहा है। ये गैप के वजह से ही डिसबैलेंस आता है। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? जब खदान से खुदाई करके मिनरल्स को निकाला जाता है तभी बहुत सारा मिनरल्स का वेस्ट होता है। तो हमें कोई स्टेप लेना होगा कि इस वेस्टेज को कैसे रिड्यूस, कम किया जाए। Recycling of metals is another way in which the mineral resources can be conserved. मेटल्स को रिसाइकल करके, मतलब जो भी मेटल की चीजें हम यूज करते हैं वो एक बार यूज करने के बाद उसे फेंकना नहीं है, उसे रिसाइकल करके हमें वापस से यूज करना है। तो रिसाइकलिंग भी एक तरीका है मिनरल्स को कंजर्व करने का। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। रिसोर्सेस का कंजर्व करना, मिनरल्स का कंजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव ऑन करेंगे पावर रिसोर्सेस के ऊपर। इसके बाद से जो भी हम डिस्कस करेंगे टोटली इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो हम पहले देखते हैं कि पावर रिसोर्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। पावर रिसोर्सेस,
इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। ये जो 5 चीजें हैं हमारे इंसानों के जिंदगी से टोटली रिलेटेड है। मतलब ये सभी के ऊपर बेस्ड करके हमारा ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करता है। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट चीजें, एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्शन होता है। ये दोनों का जो जो सामान निकलता है इससे हम उसे कंज्यूम करते हैं। हम ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, फिर डिफेंस में भी डिफेंस को भी हमारे खुद के प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं डिफेंस सिस्टम को। अब ये जो 5 चीजें हैं या फिर 5 इंडस्ट्रीज है अलग अलग, ये सभी में पावर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पावर रिसोर्सेज नहीं रहेगा तो ये सारा स्मूथली नहीं चल पाएगा, और ये सभी के ऊपर बेस्ड करके हमारा इंसानों का लाइफ डिपेंड करता है। अगर इंडस्ट्री में पावर नहीं रहेगा तो मशीन नहीं चल पाएगा, जो मशीन हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के देता है। एग्रीकल्चर में भी सेम, पानी की सिंचाई के लिए पावर की जरूरत होता है। तो अगर ये सब पावर नहीं रहेगा, एग्रीकल्चर को वो हैम्पर करेगा, जो हमारे लाइफ को हैम्पर करेगा। फिर वैसे ही ट्रांसपोर्ट है, और लास्ट में 2 है कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। ये सभी में भी पावर रिसोर्सेस यूज होता है, और ये सभी सब कुछ हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। एक मिनट गाइस। यहाँ पे ब्रीफली देख लीजिए कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था कि कितने टाइप के पावर रिसोर्सेस अवेलेबल है हमारे अर्थ में। 2 बेसिक टाइप के होते हैं। अगर मोटा मोटा तरीके से देखेंगे तो पूरा पावर रिसोर्सेस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ये चार्ट को समझने के पहले हम इन दोनों का डेफिनेशन को देखेंगे और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम टाइप्स में मूव ऑन करेंगे। तो देखते हैं क्या है डेफिनेशन। कन्वेंशनल सोर्सेस। Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood and fossil fuels are the 2 main conventional energy sources. नाम में इसका मीनिंग छिपा हुआ है। कॉन्वेंशनल मतलब जो कॉमन है, जिसके बारे में हमें पता है, हम फैमिलियर है। जैसे कि हमें कोल के बारे में पता है, पेट्रोलियम के बारे में पता है। ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फायरवुड है, उसके बारे में हमें पता है। तो ये जिनके बारे में हमें पता है, ऑलरेडी हम जानते हैं, वो सारा है कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब ये सारा जो एनर्जीज है, इसे हम ज्यादा यूज करते हैं, ये ज्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, तो उसमें 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फिर से नाम को देखिए, ध्यान दीजिए। नॉन कॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है, मतलब जो उतना ट्रेंड में नहीं है, लेकिन कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में शॉर्टेज आने के वजह से हमारा ध्यान जा रहा है नॉन कॉन्वेंशनल के ऊपर। ठीक है, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। जैसे पहले ही बोला, फॉसिल फ्यूल्स का शॉर्टेज हो रहा है। It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of this fuel will get exhausted. ये अनुमान किया जा रहा है कि जिस रेट में प्रेजेंट के टाइम में हम सारा रिसोर्सेस को, एनर्जी को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, अगर उसी रेट में करते रहेंगे तो सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। Moreover, their use also causes environmental pollution. खत्म होगा, उसके साथ साथ जो भी कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, उसके वजह से एनवायरनमेंट ज्यादा पॉल्यूटेड होता है। तो 2 रीजन है हमारा ध्यान नॉन कन्वेंशनल की तरफ जाने के लिए। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पा रहे हैं। पहला है कि कन्वेंशनल रिसोर्सेस सब खत्म हो जाएगा। सेकेंड इज ये सारा एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा दूषित करता है, तो इसीलिए हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे।
Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. इसीलिए हम मूव कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ, जो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एक्सेट्रा। और ये सब कुछ यूज करने का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि ये सब रिन्यूएबल है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। खत्म होगा भी तो हम बहुत क्विकली इसे गेन कर लेंगे। मतलब आप सोचिए, सोलर एनर्जी क्या कभी खत्म हो सकता है? हवा क्या कभी बहना बंद कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए ये सारा रिन्यूएबल है। अब हम टाइप्स के ऊपर फोकस करेंगे। कॉन्वेंशनल, नॉन कॉन्वेंशनल, सब कुछ जान लिया, क्या मुद्दा है, क्यों इसको यूज करे, क्यों नहीं यूज करे, ये सब पता कर लिया। अब इनके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या एग्जाम्पल है, वो थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे मैंने दो निमोनिक बनाया है। आप ये दो निमोनिक्स की मदद से सारा कन्वेंशनल का लिस्ट को रट्टा मार सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। सेकेंड वाला भी आप इजीली याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई और टेक्निक चाहिए होगा तो आप खुद से भी बना सकते हैं। कन्वेंशनल, इसमें क्या क्या है, क्या लिस्ट है इसके अंदर? फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइडल पावर, ये जो सारा है, ये सारा कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। तो हमें भूलना एक भी नहीं है, ठीक है। हमें सारा याद रखना है कि कौन सा कन्वेंशनल है। इसीलिए यहाँ पे ये पहला वाला निमोनिक है, कॉन्फिको पेना हाई। इसको आप बार बार रिपीट करिए, आपको पूरा लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम से फैमिलियर रहेंगे तो चलेगा, लेकिन याद रखिए कॉन्फिको पेना हाई, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा तो आपको तो और भी इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि कौन का मतलब कन्वेंशनल है, Fi फायरवुड, CO कोल, PE पेट्रोलियम, Na नेचुरल गैस, Hy हाइडल पावर। तो बार बार बोलिए कॉन्फिको पेना हाई, कॉन्फिको पेना हाई, ऐसे इसको बार बार रिपीट करिए और थोड़ा सा साइड में लिखा हुआ सारा डिटेल्स को देखिए, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। मूव करते हैं अदर साइड, दैट इज नॉन कॉन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल के अंदर आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोगैस। ये सबको याद करने के लिए सेकेंड निमोनिक बनाया है, मोसो वीनू जियोटाइड बाय, मोसो वीनू जियोटाइड बाय। इसको बार बार पढ़िए, बार बार याद करिए, बार बार बोलिए। तो इसमें नो का मतलब है नॉन कॉन्वेंशनल, सो का मतलब है सोलर एनर्जी, वी का मतलब है विंड एनर्जी, NU न्यू इसका मतलब है न्यूक्लियर पावर, जियो का मतलब है जियोथर्मल एनर्जी, टाइड का मतलब है टाइडल एनर्जी, बाय का मतलब है बायोगैस। तो सिंपल है गाइस, इसको थोड़ा 10-12 बार अगर रिपीट करेंगे तो मुझे लगता है इजीली याद हो जाएगा। तो अभी आप मेरे साथ 2-3 बार बोलिए। कन्वेंशनल के लिए हम क्या क्या याद रखेंगे? कॉन्फिको पेना हाई, कॉन्फिको पेना हाई, कॉन्फिको पेना हाई, कॉन्फिको पेना हाई। नेक्स्ट वाले के लिए नोसो वीनू जियोटाइड बाय, नोसो वीनू जियोटाइड बाय। तो ऐसे करके आप ये सारा को याद रख सकते हैं। अब हम सारा जो कॉन्वेंशनल एनर्जीज है, इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिर्फ कॉन्वेंशनल के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कन्वेंशनल के ऊपर पूरी तरीके से डेडिकेट रहेंगे। तो इसको हम इन डिटेल देखने वाले हैं। तो पहला क्या है हमारा? फायरवुड। फायरवुड के बारे में क्या लिखा है? It is widely used for cooking and heating. In our country, more than 50% of the energy used by villagers come from firewood. तो बेसिकली फायरवुड यूज किया जाता है विलेजेस में, गांव में, किस लिए? कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए। हीटिंग मतलब जब विंटर आता है तो थोड़ा सेकाई करने के लिए वो लोग आग जलाते हैं, तो उससे फायरवुड, वहां पे वो लोग फायरवुड को यूज करते हैं। Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main sources of conventional energy. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, फायरवुड कैसे बन रहा है या फिर कोल कैसे बन रहा है? कोई भी फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल मतलब कोल, पेट्रोलियम, फायरवुड, ये सब कुछ मतलब हिंदी में बोले तो जलाने के लिए जो सब यूज किया जाता है फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। तो ये सब बन कैसे रहा है? ये बन रहा था, जो हमारा डेड प्लांट या फिर एनिमल है, उसका जो बॉडी है वो धरती में गिरने के बाद या फिर कोई एक जगह में जमा होने के बाद वो एक के ऊपर ऐसा करके गिरता रहेगा।
जो सबसे पहले नीचे गिरा था तो वो सबसे नीचे में ट्रैप होगा, जमा रहेगा, और ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर आने की वजह से नीचे वाला जो बॉडी का पार्ट गिरा हुआ था वहां पे हीट होगा, हीट जन्म होगा। उस वजह से, उस हीट की वजह से और ऊपर से प्रेशर आने की वजह से वो जो पार्ट है, डेड बॉडी ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट कर लेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक दिन में नहीं होता गाइस, कितना दिन लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है कन्वर्ट होने में। तो आज के टाइम पे हम जो फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हैं, सपोज कोल को यूज कर रहे हैं, अभी जो यूज कर रहे हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले बना था, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा रिटन है। और फॉसिल फ्यूल के क्या क्या एग्जाम्पल होता है, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है, ये सारा कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। The reserve of these minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. तो ये ऑलरेडी मैंने पहले बोला था कि हम कंज्यूम बहुत क्विकली कर ले रहे हैं, इन लोगों को पैदा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो दिस आर लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड सून, इसी वजह से ये सारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा पृथ्वी से। Next is coal. This is the most abundantly found fossil fuel. कोल सबसे ज्यादा पाया जाता है फॉसिल फ्यूल के अंदर। इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजिन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये किस किस काम में यूज किया जाता है, घर के कुकिंग के काम में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और स्टीम इंजन मतलब अभी के टाइम पे जो ट्रेन आप देख रहे हैं पहले वो कोयला का इंजन था, कोयला से ही वो चलता था। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वॉज फाउंड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो when giant ferns and swarms got buried under the layer of the earth। ये ऑलरेडी मैंने पहले वाले स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे से कोल को, वहां पे हमने फायरवुड को बोला था, यहाँ पे सेम प्रोसेस होता है कोल का फॉर्मेशन होने के लिए। कोल इज therefore referred to as buried sunshine। इसीलिए कोल को क्या बोला जाता है, buried sunshine बोला जाता है। The leading coal producer of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa and France। तो कोल प्रोड्यूस करने में कौन सा कंट्री टॉप कर रहा है, चाइना कर रहा है। चाइना हर चीज में शायद फर्स्ट हो रहा है। चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। अगर आपको ये सारा नाम याद रखने में प्रॉब्लम आता है तो आप इनका खुद से एक निमोनिक्स बना सकते हैं, उससे आप याद रख सकते हैं। मतलब हर जो वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट को उठाइए, फिर खुद के मर्जी से आप कुछ भी एक बनाइए और उसे याद रखिए। The coal producing areas of India are रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, झोडिया धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। बाकी जो तीन है वो झारखंड में लोकेटेड है। ये मैप पॉइंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत टाइम इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। The petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as a thick black liquid called petroleum। तो पेट्रोलियम क्या है, एक थिक है, मोटा ब्लैक लिक्विड है। It is found between the layers of rocks and is drilled from oil fields located offshore and coastal areas। पेट्रोलियम इन जनरल कहाँ मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है जो सेडिमेंटरी रॉक्स होता है उसमें बहुत सारा लेयर्स होता है। वो एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में पेट्रोलियम पाया जाता है। और अगर एरिया वाइज देखें कहाँ पे मिलता है, कोस्टल एरिया में, मतलब जहां से समुद्र का बिगिनिंग होता है और जहां पे लैंड एरिया खत्म होता है वहां पे एक ऑफशोर बोल के एरिया होता है, वहां पे हमें पेट्रोलियम मिलता है। This is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants। पेट्रोलियम को रिफाइनरी में जो हम ऑफशोर एरिया से निकालते हैं वो एकदम क्रूड ऑयल रहता है, उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, तो उसे रिफाइनरी में भेजा जाता है और रिफाइनरी से ये डिफरेंट चीजें प्रोड्यूस होता है। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट सारा प्रोड्यूस होता है। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेट्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है और इनका वैल्यू बहुत होता है। तो ब्लैक गोल्ड किसे बोला जाता है, पेट्रोलियम को, कोल नहीं, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है।
द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर। ये सारा जो जगह है ये मिडिल ईस्ट एरिया में है। मिडिल ईस्ट के ये सारे जगह में ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है, इसलिए ये सारा कंट्री रिच भी है। The other major producers are USA, Russia, Venezuela and Algeria. इनके अलावा और कहाँ पे होता है? यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जेरिया में। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिग बॉय इन आसाम। इंडिया में कहाँ पाया जाता है? डिग बॉय, जो डिग बॉय है वो आसाम में है और ये सबसे ओल्डेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया है इंडिया का। बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। और भी होता है मुंबई में और डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स में। साइड में इंपॉर्टेंट कुछ दिया हुआ है वो देखते हैं। वर्ड ओरिजिन, मतलब पेट्रोलियम का जो वर्ड है वो उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। पहला तो वो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है रॉक ऑयल। The word petroleum is derived from Latin word petra meaning rock, oleum meaning oil. So petroleum means rock oil. Next is natural gas. Natural gas is found with petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface. ये पाया जाता है जहाँ पे पेट्रोलियम जमा हुआ रहता है, डिपोजिट रहता है उसी के आसपास एरिया में, और जब वो क्रूड ऑयल को निकाला जाता है तब ये पाया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको डोमेस्टिक के घर के कामों में या फिर इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये? बेसिकली रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नेदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। इंडिया में जैसलमेर, राजस्थान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास, त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और कहाँ पे? मुंबई में जो ऑफशोर एरिया है वहां पे नेचुरल गैस पाया जाता है। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ओन। बहुत कम देश है पूरी पृथ्वी में जहाँ पे ये रिसोर्स पाया जाता है। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज लीड टू देयर डिप्लेशन एट एन अलार्मिंग रेट। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दिस fuels are also a cause of concern. जब इसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो बहुत टाइप का टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज होता है जो हमारे एयर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। अगर हम लिमिटलेस तरीके से फॉसिल फ्यूल को यूज करेंगे तो वो किसकी तरह होगा कि एक टैप है, वाटर का टैप है, वो खुला हुआ है, तो एक टाइम आएगा वो सूख ही जाएगा, उसका पानी गिर रहा, हम बंद नहीं कर रहे तो वो तो सूखेगा ही। ऐसे ही हम फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हैं अभी के टाइम में। This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternative to fossil fuels. इसी वजह से हम नॉन कन्वेंशनल की तरफ मूव कर रहे हैं, वो हमारा अटेंशन को ज्यादा कैच कर पा रहा है क्योंकि वो खत्म नहीं होगा, वो रिन्यूएबल है। साइड में क्या है? compressed natural gas CNG. CNG का फुल फॉर्म है compressed natural gas is a popular eco-friendly automobile fuel as it causes less pollution than petroleum and diesel. CNG ये सारे से थोड़ा बेटर है, मतलब पेट्रोल, डीजल इन सभी से थोड़ा अच्छा है। अब हम देखेंगे हाइडल पावर। हाइडल पावर के अंदर है रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। कोई अगर मूविंग वाटर है, नदी है, मूव कर रहा है, उसके सामने हम डैम बना देते हैं, उस डैम की वजह से नदी को बहुत हाइट मिल जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स। और नीचे वो जो डैम है उसका नीचे हम टर्बाइन ब्लेड्स बैठा के रखते हैं। जब पानी मूव करेगा वो टर्बाइन ब्लेड मूव होगा, मूव होने की वजह से ही वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। यही यहाँ पे रिटर्न है।
The water discharged after the generation of electricity is used for irrigation. ये पैदा होने करने के बाद मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद बाकी जो वाटर है उसे डिस्चार्ज किया जाता है फॉर सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए. 1/4 of the world's electricity is produced by hydel power. The leading producers of hydel power in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China. Leading countries कौन सा है इसको प्रोड्यूस करने में? पैराग्वे है, नॉर्वे है, ब्राजील है एंड चाइना है. Some important hydel power stations in India are भाखरानगर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स. क्या क्या इंपॉर्टेंट पावर स्टेशन है इंडिया में? भाखरानगर जो सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट. साइड में वापस इंपॉर्टेंट फैक्ट चेक करते हैं. नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. नॉर्वे दुनिया का पहला देश है जो सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया था. ये पूरा जो हाइडल पावर का प्रोसेस है उसका पिक्चर यहाँ पे दिया गया है गाइस. जो नीला कलर का है वो रिवर है, रिवर फ्लो कर रहा है. सामने हाइट को ये करने के वजह से, डैम बनाने के वजह से रिवर को हाइट मिल रहा है. और वहां पे हम नीचे ये टरबाइन ब्लेड बैठा के रखे हैं. जब वो मूव करेगा पानी, ये मूव करेगा ब्लेड भी और इसी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनता है. और यहीं पे जो पानी बनाने के बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है फॉर इरिगेशन. ओके, अब हम ये सारा जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है इन सभी का हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्विकली देखते हैं. क्या है? ऑयल का एडवांटेज क्या है? इजियर टू ट्रांसपोर्ट टैंकर्स, बाय टैंकर्स इजिली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्या है? कौन सा पावर रिसोर्स पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दैट इज ऑयल. फिर इस साइड में नेचुरल गैस का एडवांटेज को देखते हैं, फिर दोनों का डिसएडवांटेज को देखेंगे. इजियर टू ट्रांसपोर्ट बाय पाइपलाइंस, नेचुरल गैस को इजीली पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ऑयल को टैंकर से किया जाता है. क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, ये क्लीन होता है ऑयल और कोल से और चीपर देन ऑयल, और ये कम दाम में मिलता है. डिसएडवांटेजेस क्या है? डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज. ऑक्सीजन कम होता है, डिप्लेशन होता है, ये सभी का लीकेज होने की वजह से. पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉस्ट एसिड रेन, इन दोनों से जो पॉल्यूटेंट निकलता है वो किसका कारण बनता है? एसिड रेन का कारण बनता है. एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी, न्यू फ्यूल का एक्सप्लोर करना उतना इजी नहीं है. फिर है हमारा फायरवुड. फायरवुड में इजी एक्सेस, प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. Disadvantage: collection is time consuming, polluting, promoting greenhouse effect, deforestation. कोल का एडवांटेज है एक्सटेंसिवली अवेलेबल, एफिशिएंट कंजर्वेशन टू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में ये सबसे ज्यादा अच्छे से पावर जनरेट करता है. फिर डिसएडवांटेज है पोल्यूटिंग सोर्स, बल्कि टू ट्रांसपोर्ट. हाइडल पावर नॉन पोल्यूटिंग, प्रोमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, चीप. डिसएडवांटेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी. अब जहां से रिवर फ्लो कर रहा है उसके सामने अगर हम बैरियर बना देंगे तो वहां पे क्या होता है? पानी जम जाता है, फ्लड आने का चांसेस होता है. तो वहां पे जो लोग रहते हैं, जहां पे हम लोग रिवर के सामने डैम बना रहे हैं, वहां से लोगों को हटाना पड़ता है, तो ये एक प्रॉब्लम है. और इनंडेड लो लाइंग रीजन्स, और जो भी थोड़ा ढलान या फिर नीचाई वाला जगह होता है वहां पे पानी जमा हो जा सकता है. एक्सपेंसिव टू सेटअप, और इसका जो टेक्निकल जो चीज चाहिए होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है. तो इस पूरे चार्ट में हमारा जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जीज है उन सभी का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने यहाँ पे बोला है. तो गाइस आज के लिए यही तक. नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कवर करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा. तो आज के लिए यही तक. टाटा, बाय बाय.